गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि 2-3 दिन से मैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाया। दोस्तों, इसके दो रीज़न थे। पहला रीज़न तो दोस्तों ये था कि मेरा 2-3 दिन से स्वास्थ्य ठीक नहीं था। और दूसरा रीज़न दोस्तों ये था कि अभी हाल ही में 69,000 शिक्षकों की प्रक्रिया को शुरू किया गया है, जिसमें मैं खुद एक अभ्यर्थी हूँ। और एक अभ्यर्थी होने के नाते मैं भी अपने सिलेक्शन को लेकर के यही मंथन कर रहा था कि कितना कट ऑफ हो सकता है जनरल में, क्योंकि मैं एक जनरल कैंडिडेट हूँ, तो चिंतित होना स्वाभाविक है। दोस्तों, 1.5 साल के लंबे समय के बाद कोर्ट से ये ऑर्डर आने के बाद कि 65 और 60 कट ऑफ पर रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, हमारी यूपी सरकार ने 69,000 शिक्षकों का रिजल्ट घोषित किया है। लेकिन दोस्तों, जहां एक और सबको ये उम्मीद थी कि 69,000 शिक्षकों के पद हैं, तो 69,000 कैंडिडेट मिलना नामुमकिन है, क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई की थी गवर्नमेंट ने कि जो नामुमकिन लग रहा था कि इतने कैंडिडेट पास होना स्वाभाविक नहीं है। लेकिन रिजल्ट उसके विपरीत आया, जो कि बेहद चौंकाने वाला था। दोस्तों, 1,46,000 बच्चे सुपर टेट की परीक्षा को पास कर चुके हैं, जिससे जो है सभी के मन में ये डाउट है कि कट ऑफ अब हाई होगी तो कितनी जा सकती है, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। इसी विचार प्रक्रिया में मैं भी मंथन कर रहा था दोस्तों, इसलिए मैं अपनी 2-3 दिन से वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया दोस्तों, जिसके लिए मैं आपसे दोबारा माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आने वाली जो शिक्षक भर्तियां हैं उसमें कंपटीशन कितना हाई होने वाला है। दोस्तों, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं दोस्तों कि अपने समय को बर्बाद ना करें, और इस समय आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं अपने समय का सदुपयोग करें, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में जो है आप लोगों के पास कोई ऐसा काम भी नहीं है जिसमें जो है आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से व्यवस्थित ना कर पा रहे हो। दोस्तों, यही लॉकडाउन का समय एक ऐसा समय है जिसमें आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से संपन्न कर सकते हैं, और इसके लिए मैं भी प्रयासरत हूँ और आगे आप लोगों के लिए प्रयास करता रहूँगा। दोस्तों, हमारी जो यूपी टेट और सी टेट स्पेशल सीरीज चल रही थी, उसके अंतर्गत मैं अभी तक आपको चाइल्ड डेवलपमेंट की ही वीडियो दे रहा था। उसी के अंतर्गत उसी के टॉपिक मैं आपको कवर करा रहा था। लेकिन मैंने ये सोचा कि समय कम है, और इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण होने के बाद ही 2020 में जो है यूपी टेट की परीक्षा कराई जाएगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं हिंदी को भी साथ साथ लेके चलूँ। तो इसी सीरीज में इसी उसमें मैंने जो है हिंदी सामान्य हिंदी को भी इसमें इंक्लूड किया है दोस्तों। और मैं आपसे हिंदी की वीडियो भी आपको लगातार दूंगा। दोस्तों, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे लोग बहुत ही आसान समझते हैं, लेकिन अब जो हिंदी आ रही है वो बेहद ही पेचीदा, और उसका जो हिंदी में जो सवालों के पूछने का स्तर है वो बहुत कठिन हो गया है दोस्तों। हिंदी हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यूपी टेट और सी टेट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। साथ में हम जो यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसआई, यूपी पुलिस, लेखपाल आदि की जो तैयारी करते हैं, उसके लिए भी हिंदी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है। हिंदी एक ऐसा विषय है कि जिसमें हम अपनी तैयारी सुचारू रूप से करके पूरे में से पूरे मार्क्स पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए मैं आज अपनी फर्स्ट वीडियो, आज से मैं जो हूँ हिंदी की वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। और हिंदी की पहली वीडियो में पहला टॉपिक है बड़माला, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बड़माला से कम 4-5 क्वेश्चंस कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम जानते हैं आज का विचार। दोस्तों, आज तुझ पर हंस रहे होंगे वही लोग
कल को तेरा गुणगान करेंगे, करके दिखा कोई कमाल, तो तुझ पर सब अभिमान करेंगे। तो आइए दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम आज अपनी सामान्य हिंदी की क्लास को शुरू करते हैं। और सामान्य हिंदी की क्लास के अंतर्गत हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वर्णमाला। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं वर्णमाला के अंतर्गत। दोस्तों वर्णमाला, वर्ण होता क्या है दोस्तों? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। और ध्वनि क्या है? ध्वनि जो है वर्ण का उच्चारित रूप है और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। अर्थात ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है दोस्तों? वर्ण। और वर्ण का मौखिक रूप क्या कहलाता है? ध्वनि। क्लियर हो गया दोस्तों? तो अब हम वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों की व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों वर्णों की वर्णमाला में कुल कितनी संख्या है दोस्तों? 52। तो वर्णमाला में जो हमारी जो वर्ण तालिका है वो 2 भागों में विभक्त है। एक तो है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर कौन कौन से दोस्तों? स्वर है हमारे 13। कुल स्वरों की संख्या अगर एग्जाम में पूछता है तो हमें 13 ही लिखनी है। और स्वर हैं कौन कौन से, आइए देखते हैं। ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, छोटा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अंग, अह। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे स्वर। और व्यंजन कौन से हैं? कैसे लेकर के गे तक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए स्वर होता क्या है। स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है, स्वर कहलाते हैं। यानी कि जिनको जो है किसी की सहायता नहीं होती। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस तरीके से एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट की है। तो आइए देखते हैं। स्वरों की कुल संख्या दोस्तों परंपरागत रूप से कितनी होती है? 13। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछे कि केवल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है दोस्तों। कुल संख्या पूछेगा तो 13 होती है, और केवल स्वरों की संख्या पूछेगा तो 11 होती है। ये जो दोस्तों अंग और अंग है, ये हैं अयोगभा। ये हमारे अयोगभा कहलाते हैं, जो अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। ठीक है। व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं तो स्वर क्या होता है? अपने मूल रूप में न आकर जिस रूप में आते हैं उस रूप को स्वर की मात्रा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट तथ्य है, आ, ई, ओ, औ किसी भी वर्ण के बाद लगता है। यानी कि जैसे के है तो के में हम लगाएंगे तो का, की, को। ठीक है दोस्तों, यानी कि वर्ण के बाद लगती है, इसमें लगता है। और ई जो है किसी भी वर्ण के और आगे लगती है। यानी कि ई जो होता है वो किसी भी वर्ण के आगे लगता है। जैसे किसी, जैसे की, की के ऊपर जो है लगाएंगे हम खाली ई जो लगाएंगे तो वो आगे की तरफ लगाएंगे दोस्तों। ठीक है। ऊ, ऊ, री किसी भी वर्ण के नीचे की ओर लगती है। यानी कि जो मात्राएं लगती हैं हमारी, वो हम किसी भी वर्ण के नीचे की ओर लगाते हैं। ए, ऐ, अंग किसी भी वर्ण के ऊपर लगता है। ये जो मात्राएं होती है दोस्तों, ये किसी भी वर्ण के ऊपर लगती हैं। जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है। जैसे इमली, ऊन, यानी कि स्वर से हो रही है। यानी कि ई क्या है? इसमें स्वर है, तो जब शुरुआत होती है तो ये जो है अपने वास्तविक रूप में आता है। दोस्तों मली कोई शब्द तो है नहीं, लेकिन जब हमने इसमें जो शुरुआत की है इस शब्द की ई से की है तो ये अपने वास्तविक रूप में आ गया, यानी कि इमली, ऊन। आगे देखिएगा, जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ लगातार 2 स्वर जुड़ते हैं तो पहला स्वर अपनी मात्रा के रूप में तथा दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है। जैसे गुंजाइश, मात्राएं, यानी कि इसमें 2 स्वर एक साथ लग रहे हैं। जैसे गु, ऊ की मात्रा भी लग रही है और अंग की बिंदी भी लग रही है, यानी कि 2 स्वर एक साथ लग रहे हैं, तो यह क्या होता है? अपने वास्तविक रूप में आता है। गुंजाइश, मात्राएं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही दोस्तों। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्वरों का वर्गीकरण पढ़ाऊंगा दोस्तों। और
आपके लिए जो है हर टॉपिक पर इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अमित स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मेरे मित्र पहली बार जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, तो वो दोस्तों सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, मैं अपनी इस तरह से पूरा प्रयास करूंगा दोस्तों कि मैं हर टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करा सकूं। और आगे मैं MCQs भी स्टार्ट कराऊंगा, टॉपिक एंडेड MCQs। जैसे कि मेरा बड़माला का टॉपिक खत्म हो जाएगा तो बड़माला से रिलेटेड जितनी भी MCQs क्वेश्चंस है एग्जाम से रिलेटेड, एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, वो मैं MCQs भी कराऊंगा और उसको मैं आगे लेकर के आऊँगा आने वाली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, इसी कामना के साथ थैंक यू।